और सो कल हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, सिटीजनशिप वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो कल हमने सिटीजनशिप में क्या क्या पढ़ लिया था। बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप पढ़ ली थी। देन उसके बाद में हमने सिटीजनशिप को क्यों दी जाती है वो पढ़ लिया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप कहाँ है वो पढ़ लिया था। और उन सिटीजनशिप के लिए हमने अलग अलग कौन कौन से आर्टिकल्स दिए हैं वो सारा कुछ पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप कहाँ पे कैसे मेंशन है वो सब कुछ हमने कल की डेट में कंप्लीट कर लिया। आज की डेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी चीज को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे आए नहीं थे, तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा, मतलब उनका पढ़ना हो जाएगा और जो आए थे उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो आगे जाके क्या है कि सिटीजनशिप आर्टिकल 11 जो था, जिसमें पार्लियामेंट के पास अधिकार है सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या बनाने का, लॉज बनाने का, तो उन्हीं का यूज करके पार्लियामेंट ने क्या बनाए, लॉज बनाए हैं। और कौन सा लॉ बनाया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। और उस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, सिटीजनशिप मिलने के क्या तरीके हैं, जाने के क्या तरीके हैं, ये सारा कुछ अभी हम आज की क्लास में कंप्लीट करें। इसी के बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनआरआईज क्या होते हैं, पीआईओज क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, और ओसीआई क्या होते हैं। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे और हमारा यहीं पे सिटीजनशिप वाला जो सेक्शन है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल बी फिनिश। ठीक है, तो कल जो नहीं आए थे उन सभी के लिए एक बार रिवीजन करा देते हैं, तो एक बार देख। ठीक है, सबसे पहले सिटीजनशिप का जो था, ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते रहना, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप देखते रहना। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मतलब क्या, सिटीजनशिप मतलब क्या है। सिटीजनशिप मतलब एक हिंदी में अगर बोलो तो नागरिकता, लेकिन ऑफिशियली उस कंट्री ने आपको उस देश का क्या बना रखा है, नागरिक बना रखा है। ऑफिशियली मतलब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, यानी कि कोई नियम कानून बनाकर आपको उस देश का क्या बनाया है, नागरिक बनाया है। या तो आप उस देश के नागरिक हो गए या गैर नागरिक हो गए, दो ही चीज होती है। अगर आप नागरिक हो तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो उस देश की जो जो चीजें नागरिकों के लिए मेंशन है, कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, लाइकवाइज सब्सिडीज लेना, लाइकवाइज कोई भी स्कीम का फायदा उठाना, लाइकवाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड, गवर्नमेंट जॉब्स एक्वायर करना, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिटिकल पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उनके ऊपर एनरोल करना अपने आप को, वो सारी के सारी एलिजिबल है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन। इसके अलावा किसी के लिए हमारे उसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आपको सिटीजन होना पड़ेगा भारत का, तभी आपको सारी चीजें अलाउ की जाएगी। अगर आप भारत के सिटीजन नहीं हो तो आपको किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से बाउंड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये फायदे हो गए सिटीजन होने के। तो ठीक है, सिटीजन यानी कि उस देश का नागरिक, फायदे जो मैंने अभी बताया, तो ठीक है। लेकिन जो गैर सिटीजन है, जो गैर नागरिक है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें कौन कौन आता है, जो नागरिक नहीं है, जो सिटीजन नहीं है, कहाँ का, इस देश का। जैसे अभी मैं भारत के कंटेक्स्ट में ले रहा हूं, तो भारत का नागरिक जो नहीं है, तो वो कौन कौन होंगे जो भारत के नागरिक नहीं है, यानी जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, जिनके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, उन सभी को काउंट किया जाएगा नॉन सिटीजन। तो यहाँ पर एक शब्द है जिसका यूज किया जाता है उनको डिफाइन करने के लिए, और वो शब्द है एलियन। ठीक है, एलियन, एलियन किसको बोला जाता है, आप बताओ एलियन किसको बोलते हैं। हाँ, स्पेस में जो रहता है उसको एलियन बोलते हैं, जादू। हाँ वही, तो स्पेस में जो है वो एलियन होगा, किसके लिए एलियन है, जो अर्थ पे रह रहा है, यानी जो अर्थ पे रह रहा है उसके लिए एलियन कौन है, जो अर्थ से बाहर रह रहा है वो। एलियन मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके जो सीमा क्षेत्र है, जो आपका एरिया है, उससे बाहर रह रहा है, उसको एलियन बोलते हैं। तो अर्थ में अगर सारे ह्यूमंस हैं, सभी अगर बोले कि एलियन कौन, जो बाहर से आया है, पृथ्वी के बाहर से आया है, उसको एलियन बोलेंगे। तो सेम कंसेप्ट इज ऑल्सो अप्लाइड, सेम कंसेप्ट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन कंट्री। अगर मैंने बोला इंडिया, इंडिया में रहने वाले लोग या तो इंडिया के सिटीजन होंगे या इंडिया के या नॉन सिटीजन होंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिया के क्या है, सिटीजन है, तो सिटीजन है तो अलग अलग कर दिया, यानी भारत के नागरिक हैं। अब जो नागरिक नहीं है,
उनको मैं बोलता हूँ एलियंस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास सिटीजनशिप है कहाँ की, किसी के पास अगर यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप है, यूरोप में किसी देश की सिटीजनशिप है, मिडिल ईस्ट की सिटीजनशिप है, यूएस की सिटीजनशिप है, रशिया की, चाइना की, इवन पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, कहीं की भी किसी के पास में सिटीजनशिप है, तो उनको ट्रीट किया जाएगा किस नाम से, एलियन नाम से। देखिए जैसा हम अर्थ के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे वैसा की कंट्री के कंटेक्स्ट में है कि ये बाहर का आया हुआ व्यक्ति है जो हमारे देश में, ठीक है, लाइक फॉरेनर्स। फॉरेनर्स ऐसे नहीं, तारों के नीचे बजरंगी भाईजान को हटा दो, लेकिन बाकी जो लोग फॉरेनर्स आते हैं वो वीजा पे आते हैं, विद परमिशन आते हैं। तो जो भी विद परमिशन भारत में आके रह रहा है उनको एलियन है। ये बात क्लियर? एलियन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले बात तो आपके लिए शॉपिंग एलियन का होता है, फिर आप बोल रहे हो अरे एलियन भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी, एलियन भी दो प्रकार के, हाँ, जादू एंड नॉन जादू, ठीक है। वही के फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन मतलब जिस देश के साथ, जैसे मैं भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जिस देश के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं उन सभी को बोलते हैं फ्रेंडली एलियन। उन सभी की कंट्री के किसी भी पर्सन जो भारत में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, फ्रेंडली एलियन। जिस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है उसको क्या बोलेंगे, गलत बोल रहे हो आप। जिस देश के साथ में भारत एट वॉर है, भारत लड़ाई पर है, ठीक है, उस समय पीरियड में, उस समय काल में उस देश के लोगों को एनिमी एलियन बोलते हैं। और जैसे फिर वॉर की स्थिति खत्म हो जाए तो फिर नॉर्मल एलियन। फिर वो फ्रेंडली, जब जब लड़ाई होगी तब तक वो व्यक्ति कहलाएगा एनिमी एलियन, सिर्फ उतने टाइम पीरियड। एग्जैक्टली। तो उसमें बोल सकते हैं कि तुम एलियन बोल सकते हैं। आप बोलोगे ना कि आप एलियन हो, एलियन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके एरिया से बिलोंग नहीं करता उसको एलियन बोलते, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो आपके एरिया से नहीं है उसको एलियन बोलते हैं। हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं ना एलियन स्पीशीज, तो एलियन स्पीशीज मतलब क्या कि आपके इकोसिस्टम से थोड़ा बाहर का है, उसको एलियन स्पीशीज बोलते हैं कि नहीं बोलते। बिल्कुल वही हमारे ह्यूमंस पे अप्लाई होता है कि आपके देश से बाहर का अगर कोई व्यक्ति अगर आपके देश में आगे रह रहा है विद परमिशन तो उसको एलियन बोला जाएगा। लेकिन उन सभी को वैसे फ्रेंडली एलियन ही बोला जाएगा। लेकिन अगर भारत किसी देश के साथ में लड़ाई पर है, ठीक है, या कोई वॉर चल रहा है या कोई लड़ाई हो रही है, तो उस टाइम पीरियड में उस देश के नागरिकों को एनिमी एलियन बोला जाएगा। तो सर ये बोलने, एक सेकंड, बोलना और ना बोलना, सिर्फ इसमें बोलने का फर्क है क्या? तो बोलने के लिए हमने बोल दिया कि वो एलियन है, ये नॉन एलियन है, कुछ तो उसमें फायदा नुकसान हो रहा होगा ना। क्या फायदा नुकसान है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो है वो आर्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाता है किसके लिए, एनिमी एलियन। आर्टिकल जो 22 है वो बोलता है प्रोटेक्शन, क्या है आर्टिकल 22 पढ़ा दिया ना आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। तो अगर इलीगली अगर आपको डिटेन किया जाता है उस केस में एनिमी एलियन है तो उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगी। उसको हम ये चीज बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की मुखबरी कर रहा होगा, अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है तो उस केस में हम, तो बात क्लियर हुई। पहली बात सिटीजनशिप क्या होता है, दूसरी बात एलियंस क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी कि भाग 2 में हमने फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सिटीजनशिप का प्रावधान मेंशन कर रखा है, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पार्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है, पार्ट 2 में जैसे ही एंटर करते हैं हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या, सिटीजनशिप, यानी नागरिक कौन है ये तो बता दो पहले, तभी तो हम बताएंगे कि कौन सा नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन सा नागरिक कौन कौन से गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी तो हम बता पाएंगे जब हम पहले, अगर सिटीजनशिप ही नहीं बता पा रहे कौन है भारत का नागरिक, तो उसके आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी एक्सप्लेन करते रहे लेकिन वो डिफाइन नहीं हो पाएगा ना कि किसके लिए है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या डिफाइन किया है, सिटीजनशिप को डिफाइन किया, ठीक है। तो सिटीजनशिप वाला सेक्शन समझ आया। अब आते हैं हम लोग, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, कितने आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 आर्टिकल्स हैं। तो इन 6 की 6 जो आर्टिकल्स हैं इनमें से जो 5 आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, 9,
तो 5, 6, 7, 8, 9 इवन 10 ऑल्सो दे ओनली, हमारे किसी मतलब के नहीं है, दे ओनली डील्स विद सिटीजनशिप गिवन टू द पर्सन आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के बाद में सिटीजनशिप किस तरीके से दी जाएगी, किस किस को दी जाएगी, इस बात इसको डिफाइन करते हैं आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9। और आर्टिकल 10 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 में चेंज कर ले। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि कल हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले यहां तक का सेक्शन ये देख लो, ये वाला सेक्शन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिटीजन क्या होता है। स्टेट में पॉपुलेशन होती है, दो प्रकार की होती है, या तो सिटीजन होगा या क्या होगा, एलियन होगा। एलियन के 2 टाइप्स बता दिए मैंने आपको। देन उसके बाद में ये बता दिए, हाँ सिटीजन सिर्फ भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार मिलते हैं सिर्फ भारत के नागरिक होने के लिए। देन उसके बाद में और भारत के नागरिकों तो अलग से कौन से अधिकार मिलते हैं, आपको वोटिंग अधिकार है, गवर्नमेंट सर्विसेज का अधिकार है, गवर्नमेंट जितनी भी पोस्ट है उसमें एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए या पोस्ट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वैलिड। ये हुआ सेक्शन खत्म। फिर इसके बाद हमने बोला क्या, फिर इसके बाद आपने बोला क्या कि हमारा जो भारत है वो आजाद होता है कब, 15 अगस्त 1947। जब भारत आजाद हुआ उस समय क्या था, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो ऐसे केस में हम सिटीजनशिप कैसे देंगे उन लोगों को? तो उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए हमने क्या कहा, आर्टिकल 5। सबसे पहले आर्टिकल 5 क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल या फिर बर्थ या डोमिसाइल, या आप पैदा हुए हो या भारत में रह रहे हो, उस आधार पर आपको क्या दे दी जाएगी, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये जो आर्टिकल है 5, 5, 7, 8, 9 ये सिटीजनशिप देने और देने का और या फिर सिटीजनशिप छीनने का क्या है, इसमें प्रावधान है। लेकिन कब, जब संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 में, तब। ठीक है, तो 1947 से लेकर 1950 के बीच में क्या चल रहा था ये उसको डिफाइन कर। ठीक है, तो 5 क्या बोलता है, या तो आप भारत में पैदा हुए हो और पैदा हुए तो भारत में रह रहे हो तो मिल जाएगी। अगर आप भारत में पैदा नहीं हुए हो, आपके पिताजी या मदर भारत में पैदा हुई है और वो विदेश में जाके नौकरी कर रही है या फिर वहां की सिटीजनशिप है, तो आप क्या हो, डिसेंट हो कि नहीं हो उनको। तो अगर आप भारत की नागरिकता चाहते हो, तो अगर आप भारत में आके रह रहे हो, पैदा नहीं हुए हो, आपके फादर मदर पैदा हुए हैं लेकिन आप भारत में रह रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल और पेरेंट्स आपके भारत में पैदा हुए हैं, इसके बेसिस पे मिल जाएगी। और तीसरा, भारत में भी पैदा नहीं हुए हो और आपके पेरेंट्स भी भारतीय नहीं है, फिर भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। कंडीशन क्या है, आप भारत में रह रहे हो पिछले 5 सालों से। ये कौन से लोग थे, एंग्लो इंडियंस। कुछ अंग्रेज थे जो वापस नहीं गए, तो उस केस में क्या हुआ, वो अंग्रेज कहाँ रह गए, भारत में ही रह गए। उनको यहाँ की है ना जो क्लाइमेट था वो बहुत पसंद आ गया। ठीक है, शिमला का, इधर का देहरादून के आसपास का इलाका उनको बहुत पसंद आ गया, तो वो इधर ही रह गए। तो वो बेचारे अगर इधर रह गए, नहीं गए, तो उनको भी तो भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि वो नहीं गए वापस। तो उस केस में यानी कि वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहे हैं, इस बेसिस पे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कब दी जाएगी, जब संविधान लागू होगा तब दी जाएगी। 5वां आर्टिकल क्लियर हुआ, या तो पैदा हुए हैं या भारत में रह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आर्टिकल 6, कुछ लोग थे, क्या क्या कहा, कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से भारत में आ गए। गदर पिक्चर देखिए, गदर पिक्चर में क्या था, वहां से कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आ रहे थे, सॉरी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे। नहीं तो वैसे ही जब पार्टीशन हुआ उसी तरीके से का सीन था कि बहुत सारे लोग अपना सामान वगैरह सब कुछ लेकर भारत से कहाँ आ गए, वो सॉरी पाकिस्तान से भारत आ गए। तो अब उनको अगर वो उस देश से इस देश में आए हैं तो उनको भी तो अधिकार है भारत की नागरिकता लेने का, क्योंकि वो अपना देश छोड़कर इधर आए हैं। उनको लग रहा है कि भारत में उनकी क्या हो सकता है, भारत उनको क्या कर सकता है, वेलफेयर बहुत अच्छा करेगा, तो भारत बहुत अच्छा देश है उनके रहने के लिए, उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वो भारत आए हैं। तो ऐसे केस में हम उनको अधिकार देंगे कि नहीं देंगे, सिटीजनशिप पर देंगे। लेकिन हमने बोला कि ऐसा है ना कि आपने जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग आए हैं, तो एक काम करते हैं, पहले आप आ जाओ, थोड़ा सा रह लो, 5-6 महीने आराम से रह लो, संतुष्ट हो जाओ कि भारत सही देश है। उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर लो।
ठीक है, तो एक डेट डिफाइन की, 19 जुलाई 1948। 1947 में, अगस्त 1947 में हम लोग अलग हो चुके हैं। तब से लेकर 19 जुलाई 1948, यानी एक टाइम फ्रेम है, ऑलमोस्ट 11 महीने या एक साल के आसपास का समय। तो इतना समय दिया गया कि आप आओ भारत में रह लो, या इस टाइम फ्रेम में अगर कोई भारत में आ रहा है तो आप आना, आराम से, कुछ मत करना, आराम से कहीं पे भी रह लेना। जब भारत का संविधान बनेगा आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, भारत में आओ, रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब संविधान बनेगा आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही इस डेट के बाद में आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को, एक सिस्टम होता था परमिट सिस्टम, उस परमिट सिस्टम के अंडर अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सरकारी ऑफिसर्स के सामने जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। अपने आप को बताना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान से आए हो, आप इस इलाके में रह रहे हो, ये उसको बताना पड़ेगा। सारे लोग, सारी चीजें, मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ये हैं वगैरह वगैरह करके सब कुछ परमिट सिस्टम की तरह उनको रजिस्टर कराओ। ठीक है, तो जब रजिस्टर करा दिया, सरकार के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ गया, जब संविधान लागू होगा तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, जितने लोग पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है, तीसरा, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से छोड़ के पाकिस्तान चले गए कि वहां पे हमारा बहुत भला होगा, लेकिन वहां जाके उन्होंने देखा, अरे हम तो सोने दो। ब्रिटिशर यहाँ पे बहुत बोल रहे थे कि मस्जिद और वो ये सब देख के रुक गए यहाँ पे, तो वहाँ पे तो स्विट्जरलैंड वगैरह और यूरोप तो यहाँ पर वहां ठंड बहुत होती है, बर्फ पड़ती है, यहाँ नहीं पड़ती ना। यहाँ थोड़े ज्यादा समय के लिए पड़ती है, लेकिन यहाँ गर्मी भी होती है। हाँ, यहाँ पे आराम से वो रह सकते हैं, यहाँ फसल कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ 6 महीने तो बर्फ ही है, क्या करेंगे वो बेचारे। आप क्रिकेट बहुत देखते हो ना, देखते हो कि नहीं देखते हो? तो जब क्रिकेट देखते हो तो 6 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने तो है मैच ही नहीं होते ना। हाँ, क्योंकि नॉर्दर्न मोड में क्या होता है उस समय, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है उस समय, बर्फ पड़ती है। जितने हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे उतना क्या पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी। है कि नहीं? ओल्ड ट्रैफोर्ड देख लो, मैनचेस्टर देख लो, कोई भी ग्राउंड देख लेना, सारे ग्राउंड क्या होते हैं, बर्फ से भरे होते हैं। तो अभी आर्टिकल से हमारे 2 आर्टिकल खत्म, किसी को दिक्कत? तीसरा आर्टिकल को आते हैं। तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 8, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या है, कुछ लोग जो पाकिस्तान से, सॉरी, भारत से पाकिस्तान चले गए, वहां जाके उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, वापस इंडिया चलते हैं। उनको भी हमने बोला कि हाँ ठीक है, आप थोड़े जल्दबाजी में पाकिस्तान चले गए थे, चलो आपको अधिकार देते हैं नागरिकता का। उनको भी बोला चलो ठीक है, आपको भी अधिकार दे देते हैं, आप भी भारत के ही हो। तो उनके लिए बोला गया कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान गए भारत से, उसके बाद आप भारत वापस आए हो, ठीक है, आफ्टर आजादी या फिर किसी भी डेट, 1 मार्च 1947 के बाद में आप भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आए, उस केस में आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा परमिट सिस्टम के अंडर, जैसा कि आर्टिकल 6 में होगा। ठीक है, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान गए और वहां से कुछ समय के बाद में वापस इंडिया आ जाते, तो ऐसे केस में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। 1948 के पहले आना, कभी भी आ जाओ, ठीक है, कभी भी आ जाओ, संविधान लागू होने से पहले पहले आ जाओ, लेकिन आप पाकिस्तान गए उसके बाद आए हो, पाकिस्तान से नहीं आए हो। के बाद, संविधान लागू होने के बाद, जब तक कोई कानून नियम नहीं आएगा तब तक के लिए ये प्रावधान जो पार्लियामेंट के पास है वो बना सकता है, तभी भी ये वाला लागू होता है। आर्टिकल 6 में डिफरेंट है। आर्टिकल 6 में है, आर्टिकल 6 में है जो पाकिस्तान रहता था, एग्जाम्पल के लिए आपकी पुश्तैनी जमीन थी लाहौर में और आप वो छोड़ के भारत आए, दूसरा एग्जाम्पल, ये आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 7 में आपकी पुश्तैनी जमीन सब कुछ थी पंजाब में, अमृतसर में, लेकिन आपको लगा कि आपका पूरी रिश्तेदारी कहाँ है, लाहौर में। अमृतसर तो लाहौर आसपास में है ना, आपकी पूरी रिश्तेदारी ज्यादातर कहाँ है, लाहौर में। तो आपने क्या कहा, मैं अमृतसर वाली जगह छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही आप लाहौर शिफ्ट हुए, आपका एकदम से हृदय परिवर्तन हो, यार वहीं मेरा लगाव अच्छा, तो मैं वापस अमृतसर आ गया। आप समझ आए क्या डिफरेंस है 6 और 7 में? ठीक है, तो ये वाली बात हो रही है 7 में। तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा परमिट सिस्टम के अंदर, और सिस्टम में रजिस्टर करोगे, जब संविधान लागू होगा आपको नागरिकता देगी। आर्टिकल 8 क्या बोलता है,
आर्टिकल 8 बोलता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए सौम्या जी अभी लेट आई है, सौम्या जी को ले लेते हैं, सौम्या जी है, सौम्या जी अभी क्या है 1947 में आपको लेके चलते हैं, उससे पहले लेके चलते हैं 1935 में, 1935 में सौम्या जी है और यहाँ से वो बहुत अच्छा पढ़ चुकी है, पढ़ने के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में बेहतरीन इंजीनियरिंग वाली जॉब कर रही है। ठीक है, अब क्या है, एकदम से इनको लगता है जब धीरे धीरे बहुत 10-12 साल का इनको एक्सपीरियंस हो गया, 1947 आया, इनको लग रहा है कि भारत अब आजाद हो रहा है, मेरा सॉरी वो कहते हैं ना कि ऐसा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीरा, तो मैं अब भारत में जाऊंगी, भारत में जाके भारत की प्रगति का भागीदार बनना है मेरे को, भारत की जो डेवलपमेंट है उसमें मुझे पार्टिसिपेटरी बनना है। तो उस डेवलपमेंट को पार्टिसिपेटरी बनने के लिए आपके अंदर का एकदम से देशभक्ति जगी और आपको भी लगा कि मैं भी भारत की नागरिकता चाहती हूं, तो आपको भी प्रोवाइड की जाएगी भारत की नागरिकता। कब? जब संविधान लागू होगा तब। उसके लिए अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 8, कि आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, नियर बाय जो कंसुलेट है, यानी भारत का ही ऑफिस है, जो हाई कमिश्नर वाली जो कंसुलेट वाली जो ऑफिस है, वहां जाके अपने आप को क्या करना है, एप्लीकेशन भेज देना बस कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, मेरा ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन दिया ना, जब संविधान लागू होगा तब आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और आप भारत आ जाओ। लेकिन जैसे ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, तो अगर आपको यूएस की नागरिकता है आपके पास, तो आपकी यूएस की नागरिकता चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? उसके लिए आर्टिकल 9 देखते हैं। आर्टिकल 9 में क्या है कि भारत के पास है क्या, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, एकल नागरिकता, यानी कि आपके पास एक ही नागरिकता होगी, दो नागरिकता नहीं हो सकती। तो जैसे ही आपने भारत की नागरिकता एक्वायर की, तो कहीं और की भी नागरिकता है, चाहे आपके पास में मार्स की नागरिकता है, वो भी चली जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, फंडा बिल्कुल सिंपल है आर्टिकल 9 का, कि अगर आपने भारत की नागरिकता ले ली तो दूसरी कहीं की भी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? आर्टिकल 9 ये बोलता है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को अधिकार देता है फ्रॉम 5 to 9 कुछ भी बदलाव करने हैं। ये जो डेट्स हैं 19 जुलाई, 1 मार्च, इनमें कुछ भी बदलाव करना है या कोई और कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो ये सारे कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, बाय लॉ, लॉ बनाकर। ठीक है, तो ये अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि ये डील करता है उन लोगों से जो पार्टीशन के बाद भारत आए या भारत से पाकिस्तान में। ठीक है, हमसे कौन डील करता है? हमसे डील करता है आर्टिकल 11। क्यों? आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कानून बनाने का। किन लोगों के लिए? कोई भी व्यक्ति आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के बाद में जो भी आगे जाके भारत में पैदा हुआ है, भारत में बाय डिसेंट है, भारत में रह रहा है या फिर लॉन्ग टर्म से रह रहा है, तो नेचुरलाइजेशन से या भारत ने किसी को कब्जा लिया है, उस केस में कुछ नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और जब किसी कोई व्यक्ति ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में मतलब शामिल होता है, जो देशद्रोही है, देश विद्रोही है, या फिर कुछ और तरीके हैं, या फिर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ऐसे केस में नागरिकता जाने का अधिकार। तो नागरिकता मिलने का अधिकार और नागरिकता जाने का अधिकार, इसके लिए पार्लियामेंट ने अलग से कानून बनाया, और जो कानून बनाया वो बनाया अंडर आर्टिकल 11, और जो कानून बनाया वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। 1955 में संविधान वो हमारे पार्लियामेंट ने, संसद ने क्या बनाया? एक कानून बनाया। उस कानून के तहत ही अब हमारे या ऑफिस प्रिंस है या हम लोग हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, उन सभी को इस कानून के तहत जो प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों के का यूज करके ही सिटीजनशिप मिली है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रावधान है बोलिए। यहां तक दिक्कत ये था कल का पूरा सेक्शन जो कल हमने पूरी क्लास में पढ़ा। ठीक है, जो मैंने पूरी तरीके से रिवाइज करा दिया। अब पढ़ते हैं आज की क्लास का स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीके से रखेंगे। 5 तरीके हैं सिटीजनशिप मिलने के।
भारत का नागरिक कौन होगा? 5 तरीके हैं भारत का नागरिक बनने के। पहला, एक टर्म याद रख लो, BRAND, ठीक है। बी फॉर बाय बर्थ, आर फॉर बाय रजिस्ट्रेशन, ए फॉर बाय एक्विजिशन, एन फॉर बाय नेचुरलाइजेशन एंड डी फॉर डिसाइडेशन। ये तरीके हैं सिटीजनशिप मिलने के। और जाने के कौन से तरीके हैं? रिनाउंसिएशन, यानी खुद ही रिनाउंस कर दो। दूसरा, टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेट कर दी जाए आपकी सिटीजनशिप। और तीसरा क्या है? डिप्रीवेशन, यानी कि डिप्राइव कर दी जाए आपकी सिटीजनशिप, सरकार करेगी। समझ गए? अब मिलने के तरीके, जाने के तरीके। अब मिलने के तरीके और जाने के तरीके एक बार देखते हैं। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग में लगाना ही नहीं है। सबसे पहला मिलने का तरीका बाय बर्थ, एक एक करके पढ़। जन्म के आधार पर आपको भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं, बाय बर्थ। जन्म के आधार पर कब मिलेगी? डेट याद रखना, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक क्या बोला गया है? कि आपको कुछ नहीं करना है, भारत में पैदा हो जाओ बस, आपको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। रुक तो जाओ, ये जो टाइम फ्रेम था इसमें क्या था कि आप भारत में बस पैदा हो जाओ, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या है इसमें? भारत में से पैदा हो जाओ, सिटीजनशिप मिल जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स कहीं के भी बने रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हो क्या रहा था, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे आए हैं। 1971 में बहुत सारे रोहिंग्याज आए हैं, बहुत सारे लोग इधर से उधर से आए हैं। तो सभी लोगों ने आगे आके यहाँ पे क्या करेंगे, क्या यहाँ पे आगे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए, तो उनको ऑफिशियली भारत की नागरिकता हमको देनी पड़ी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा उस कानून में लिखा है कि आप भारत में पैदा हो जाओ, आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन फिर हमको लगा कि ऐसे तो नागरिकता हमारे देश में पता नहीं, एक अभी तो 1.4 बिलियन है, अगर इस तरीके से बोलते तो अभी तो पता नहीं 2.5 बिलियन से ज्यादा निकल जाते हैं हम। तो हमने इसमें थोड़ा बदलाव किए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, फिर से 86-87 में लेकर आए थे। उसमें 87 में जब लेकर आए तो उसमें कुछ प्रावधान हमने क्या कर दिए, उसमें ये बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप भारत में पैदा हो जाओ, लेकिन आप में आपके जो पेरेंट्स थे उनमें से एक पेरेंट भारत का सिटीजन होना चाहिए जब आप पैदा हुए थे तब, ठीक है। तो आफ्टर इसमें इसी में अगला है हमारा क्या, 1 जुलाई 1987 से लेकर अगली डेट हमारी कौन सी, 3 दिसंबर 2004 तक आपका वन पेरेंट क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। और कब होना चाहिए, एट टाइम ऑफ बर्थ, जब आप पैदा हुए उस समय। यानी कि आप बोल दिया कि अब भले ही एक पेरेंट आपका इंडियन होना चाहिए, कंपलसरी है। तो इस केस का भी, इस वाली चीज का भी बहुत सारे लोग फायदा उठाने लगे। क्या फायदा, कि बहुत सारी इलीगल माइग्रेंट्स आते थे, यहाँ पे आके शादी कर ली इंडियन सिटीजन से, और फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे में भी तो बहुत ज्यादा होने लगे, क्या भारत के लोग नागरिक बढ़ने लगे, फालतू में बढ़ने लगे।
तो ये चीज हमने देखी, फिर से नोटिस की, फिर से लेकर आए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिर इससे बोला कि ये जो डेट है ना 3 दिसंबर 2004, इसके बाद से क्या है, इस डेट और इसके बाद से आपके दोनों पेरेंट्स भारत के होने चाहिए। ठीक है, बोथ पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, पहली कंडीशन। और इसी में एक कंडीशन और है, मान लीजिए एक पेरेंट नहीं है आपका इंडियन, एक तो है, और जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वन पेरेंट इंडियन होना चाहिए और अनदर क्या है, नॉट अ इलीगल माइग्रेंट, मतलब तारों के नीचे से नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा, बेस्ट भाषा में समझने के लिए। सर वहां से इधर तारों के वही नीचे वही नहीं, तारों के नीचे से नहीं आते, तारों के नीचे से तब आते हैं जब आपको यहाँ पे इस देश में परमिशन नहीं है आने की। एग्जाम्पल देता हूँ बहुत सिंपल सा, यानी परमिशन से आई है वो, बाकायदा वहां की सरकार के द्वारा परमिशन से वो भारत में आके पढ़ रही है, ऑफिशियल भारत की सरकार के द्वारा वीजा दिया गया है। ऐसे केस में अगर इनकी शादी होती है उस समय काल में, एक तो इंडियन था, दूसरा इंडियन नहीं है, लेकिन वो नॉन क्या है, मतलब वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है बस, तो ऐसे केस में इनका जो ऑफिस स्प्रिंग होगा उसको बाय बर्थ क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी, है कि नहीं। तो हमने सिटीजनशिप मिलने बाय बर्थ का जो तरीका था उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। पहले जो हम ऐसी बांट रहे थे कि आओ भारत में बच्चे पैदा करो सिटीजनशिप ले जाओ, अब उसको हमने और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया कि अब भारत में अगर आपके कोई ऑफिस स्प्रिंग पैदा हो रहा है तो आपके दोनों पेरेंट्स भारतीय होने चाहिए। अगर दोनों नहीं है, एक है, तो दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा आपके देश में रह रहा हो। ऐसे केस में अगर कोई ऑफिस स्प्रिंग पैदा होता है तो उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझ आ गया बाय बर्थ में। अब ये है कि नहीं है प्रावधान, आप सभी के पास में क्या है, भारत की नागरिकता है कि नहीं है, तो आपके पेरेंट्स क्या है, सारे भारतीय हैं, इसीलिए तो दोनों पेरेंट्स भारतीय हैं कि नहीं है, तभी तो भारत की नागरिकता आपके पास में ये वैसी मिल गई है। बाय बर्थ आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपके पेरेंट्स भारतीय हैं। बता रहा हूँ ना, अभी तो बाय बर्थ की बात हो, ठीक है। अभी मैं बाहर से भी लेकर आऊंगा कुछ लोगों को, टेंशन क्यों ले, ये 4-5 तरीके हैं, ठीक है, बहुत तरीके हैं। समझ आ गया, बाय बर्थ समझ आ गया। अब आते हैं बाई, अगला क्या है हमारा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को थोड़ी देर में पढ़ते हैं, बाई डिसेंट को देखते हैं। ठीक है, ये 3 थोड़ा हटा देता है, उनको मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, अपन देखते हैं इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट में देख लेंगे, वन लाइनर्स ऐसे लिखते हैं। बाय डिसेंट देखते हैं, बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या, डिसेंट मतलब क्या, डिसेंट मतलब आपका ब्लड रिलेशन हो किसी के साथ, यानी कि आपके पूर्वज भारतीय थे पर आप नहीं हो। धीरज के जो पूर्वज हैं वो भारत से एजुकेशन लेकर बाहर विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं और विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वहीं की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है। धीरज पैदा हो रहा है यूएस में, अब धीरज को भारत की सिटीजनशिप उनको दिलानी है, तो ऐसे केस में कैसे दिलाएंगे, सिटीजनशिप तो सर इंडिया की नीति का ही होगा ना बाहर। पेरेंट्स, धीरज थोड़ी है, पर धीरज को दिलानी है, तो ऐसे केस में कैसे होगा। हाँ, ऐसे केस में बाय डिसेंट होगा। कैसे होगा, बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब इसके जो रूट्स हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भारत की सिटीजनशिप हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसके भी तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखते हैं, जब हमारे आजाद हुए 26 जनवरी 1950 से लेकर जो डेट है वो क्या है, यहाँ पे हमारी एक डेट है, हमारी कौन सी, 1 दिसंबर 1992। इसमें क्या बोला है, इसमें साफ साफ क्या बोला है, इसमें आपका जो फादर है, यानी कि आपके जो फादर जी हैं
इसमें ओनली मैं आगे लगा देता हूँ। इन डेट्स के बीच में अगर आप पैदा होते हो और अगर आपके फादर है, वो क्या है, भारत के नागरिक है, सिर्फ फादर, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ फादर, मदर नहीं है, ठीक है। सिर्फ फादर अगर है आपके भारत के नागरिक तो ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, अगर आप पैदा होते हो इन डेट्स के बीच में। लेकिन क्या ये थोड़ा सा वो नहीं लग रहा पितृसत्तात्मक सोसाइटी वाला, पेट्रियार्की जैसा लग रहा है कि फादर है तो क्या मदर बेचारी ऐसी रह जाएगी, उसको सिटीजनशिप का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया। क्या बदलाव किया, इस डेट के बाद 10 दिसंबर से लेकर 3 2004 तक आपके ईगल बंद कर दिया। दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट क्या होना चाहिए आपका, भारतीय होना चाहिए। और कैसे होगा, ठीक है, भारतीय होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना बिजनेस वाला, वही है। मान लीजिए मोहित ने क्वेश्चन पूछा, मोहित को भेजते हैं। मोहित 1950 से लेकर कौन सी डेट में भेजना है, चलो 1960 में भेजते हैं। मोहित और मोहित की वाइफ दोनों चाहते हैं कहाँ जाना चाहते हो, अफ्रीका, नाइजीरिया, ठीक है। अरे डॉक्टर अच्छे थे, ठीक है, तो अफ्रीका जाते हैं, वहां डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है बहुत, ठीक है। तो ये वहां जाके क्या कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं। वहीं जाके अगर इनका ऑफिस में पैदा हो रहा है तो ऐसे केस में, लेकिन आप उसको क्या दिलवानी है, उनको नागरिकता दिलवानी है। तो मोहित के पास में भारत की नागरिकता थी, ठीक है, तो वहां पे उसके ऑफिस फ्रेंड को क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऑन द आधार के फादर के पास क्या थी, भारत की नागरिकता। दूसरा, लेकिन मदर भी तो कह रही थी, बहुत सारी मदर कह रही थी कि हमारे नागरिकता का क्या यूज होगा। पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसा थोड़ी ना, ये पितृसत्तात्मक लॉ है, हमें भी तो नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं। तो फिर सरकार ने बदलाव कर दिया, अब दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट को भारतीय होना पड़ेगा। और इस डेट के बाद क्या कर दिया, इस डेट के बाद कर दिया कि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट को भारतीय होना पड़ेगा, ये तो है ही है। प्लस दूसरा क्या कर दिया कि बच्चा जब पैदा हो गया तो 1 साल के अंदर अंदर जो आपका जो कॉन्सुलेट है, सरकारी जो दूतावास है, वहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे जो बिजनेस वाले होते हैं वो जाके बाहर गए, बिजनेस है उनका चल रहा है, वो अगले 2 साल तक भारत नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि अगर भारत आए तो वहां पे उनका बिजनेस रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है बाहर, तो उस केस में अगर उसको भारत की नागरिकता दिलानी है तो क्या करना है, उसका भी प्रावधान है कि नियर बाय जिस भी देश में है वहां पे भारत का कोई ना कोई कंसुलेट होगा कि नहीं होगा। कंसुलेट मतलब कि दूतावास, जहां पे एम्बेसी, एक तरीके से जो एम्बेसी है, वहां जाके रजिस्टर करवा दो कि ये हम भारत के नागरिक हैं, पेरेंट्स दोनों हैं, दोनों में से एक है या जो भी है, और हम इस बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन फाइल कर दो, 1 साल का समय मिलेगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर करते हो और जैसे फिर आप भारत आते हो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है, आपको नागरिकता मिलती है। किस आधार पे, आपके पेरेंट्स भारत के नागरिक थे, इस आधार पर उसको क्या बोलते हैं, बाय डिसेंट। उसका भी बेटा, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे रह जाते हैं, ठीक है, इस डेट के बाद, यानी कि आफ्टर क्या है, रजिस्टर्ड एट जो कंसुलेट है वहां पे रजिस्टर कराना पड़ेगा आफ्टर इस डेट के आफ्टर बाद। ये बात क्लियर है। तो अभी हमने 2 तरीके पढ़ लिए सिटीजनशिप मिलने के, जन्म के आधार पर और डिसेंट के आधार। अब आपने बोला, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, फेयर क्वेश्चन था कि अगर 1 साल निकल गई फिर तो क्या सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हमने बोला मिलेगी, हम तो सिटीजनशिप बांट रहे हैं, तो हमने बोला मिलेगी। कैसे मिलेगी, तब हम यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन को। रजिस्ट्रेशन को यूज करने के भी 3 तरीके। पहला, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई पर्सन भारत का पैदा हुआ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब मान लीजिए मोहित के दादाजी भारत में पैदा हुए थे, अब
ये कहाँ चले गए हैं? ब्राजील चले गए हैं। बहुत बड़ा इनका फार्म है, बहुत अच्छा है फार्म किसका? गन्ने का। बहुत अच्छा होता है वहां का। अब लेकिन अब मोहित कहाँ आना चाह रहा है? इंडिया आना चाह रहा है। उस केस में उसको भारत की सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसके भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? पहला, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर कोई है तो उसके लिए क्या बोला गया है? वो अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो उसको भारत में रहना कंपलसरी है फॉर 7 साल से भारत में रह रहा हो, 7 साल से उसको भारत में रहना पड़ेगा। और जैसे उसके 7 साल कंप्लीट है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन वाली। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि किसी के दादा परदादा या पिताजी जो भारत के थे, छोड़ के चले गए दूसरे देश, या छोड़ के क्या चले गए वहां, बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बाहर चले गए, लेकिन अब और वहां की सिटीजनशिप ले ली, उन्होंने भारत की सिटीजनशिप त्याग दी, तो अब जो नया उनका जो बच्चा पैदा होगा वो वहीं का सिटीजन होगा। लेकिन अगर वो जो बच्चा है वो कह रहा है नहीं मुझे भारत वापस जाना है, तो ऐसे केस में उसके लिए भी प्रावधान दिए गए हैं कि अगर वो जो भी है वो 7 साल तक भारत में रह रहा हो और एप्लीकेशन फाइल कर दे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के, लेकिन कंपलसरी 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। इलीगल थोड़ी ना है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। 7 साल से आप लोग भारत में रह रहे हो, चाहे बिजनेस पर्पज से हो जाए या नेटिव हो जाए, किसी भी सेंस में रह सकते। ठीक है। दूसरा, ये किसके लिए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा है। दूसरा किसका है? दूसरा, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो क्या बोल रहे हैं ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। दूसरा और कौन है इसमें? अगर कोई माइनर चाइल्ड है, यानी कि बिलो 18 ईयर्स, कोई माइनर चाइल्ड है 18 साल से नीचे का, तो ये आ गया ना आपका ये वाला। 1 साल के बाद अगर फिर क्या प्रोसेस है? अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसको एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाओ, भारत सरकार में अप्लाई करो और इस प्रोसेस के थ्रू नागरिकता मिल जाए। ठीक है, आपको ये प्रोसेस वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है नागरिकता मिलने के, ये समझ गए? रजिस्ट्रेशन यानी कि अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन यूज करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा। ठीक है, और इसी में जो तीसरे आते हैं, वो है हमारे कौन से? हाँ, जो ये आपके जो फेवरेट है, जो आप करते हो, अगर विदेश का कोई व्यक्ति आकर भारत के किसी नागरिक से शादी कर लेता है, सिंपल सा। या फिर एक अभी आपने वो देखा है, वो एक बिहार का एक लड़का है, वो है ना विदेश घूमता रहता है, और उसने किसी एक है ना स्पेसिफिक कहाँ मंगोलिया की लड़की है या कहीं की भी है, यूक्रेन की है, ठीक है, यूक्रेन या रशिया की कोई लड़की है, उससे उसने शादी कर ली है और बिहार में आके वो रह रहे हैं, बिहार में आके रह रहे हैं। हाँ। अब क्या वो लड़की भारत की नागरिकता की हकदार नहीं है? है, पर वहां की सरकार के द्वारा परमिट होकर यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी सरकार ने परमिशन दी है रहने के लिए, लेकिन वो लड़की भी तो भारत की नागरिकता की हकदार है, तो उसके लिए भी बोला गया क्या कि आपको 7 ईयर्स तक भारत में रहना पड़ेगा। 7 साल भारत में रहो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करो, भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। सिंपल सा, समझ आया? 3 तरीके समझाए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, दिक्कत है इसमें कुछ? जन्म के आधार पर दिक्कत नहीं है। फिर बाय डिसेंट, यानी कि आपके पेरेंट्स भारतीय थे लेकिन आप पैदा बाहर होते हो, भारत में नहीं होते हो, तो ऐसे केस में कैसे मिल जाएगी? ऐसे मिलेगी। ठीक है, डिसेंट के थ्रू। तीसरा, बाय रजिस्ट्रेशन, कि आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, यानी कि जो आपके पेरेंट्स थे या दादाजी थे, उन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी। उस केस में अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
लेकिन अगर बाहर का कोई विदेशी व्यक्ति भारत के किसी व्यक्ति के साथ शादी करता है, उस केस में भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही यूज किया जाएगा कि 7 साल तक आपको भारत में रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अप्लाई करने से पहले। ये दोनों प्रोसेस और तीसरा के माइनर चाइल्ड, अगर यहाँ पे कोई माइनर चाइल्ड अगर रह जाता है तो रजिस्ट्रेशन का यूज कर लो, उस प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर करो, भारत की नागरिकता मिले। ये चीज समझ आ गई? अब बताओ क्या डाउट? ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस साइड जो बाहर से आया और जो ऊपर वाला था जो इंडिया से बाहर जा सेम वही है क्या? इंडिया से कहाँ बाहर जा रहे हैं? ये वन पेरेंट इंडियन एंड अनदर नॉट वन पेरेंट इंडियन, पर वही है ना कि ये जो इसमें जो बाहर का जो इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, यानी कि ऑफिशियली आया हुआ है, तो उसको भी तो भारत की नागरिकता मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी। वो जो ऑफिशियल जो माइग्रेंट है, बाहर का व्यक्ति है, उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी। समझ गए? अब आते हैं हमारे पास बचा कौन सा? पहला बचा एक्विजिशन। भारत ने हमला किया, हमला करके किसी भी दूसरी राज्य को, देश को या किसी हिस्से को भारत में मिला लिया, तो आप मेरे को बताइए कि उनको नागरिकता मिलेगी? उन देश में रहने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गोवा भारत में आके मिला। सर मुझे ये बताओ, गोवा भारत में आके मिला किस अधिकार के, मतलब किसके पास था गोवा? पुर्तगाल के पास। और वो भारत में आके क्या हुआ? भारत ने उसको एक्वायर कर लिया, भारत में आके मिल गया। हमने तो कब्जा लिया। अब कब्जा लिया और हमने बोला कि बाय एक्विजिशन, कब्जा करने के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो मैंने कब्जाया और ये सभी लोग, मान लीजिए इधर के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग क्या थे? विदेशी लोग थे जो गोवा घूमने आए थे। ठीक है, अब इन सभी को क्या दे दी जाएगी? भारत की नागरिकता बांट दी जाएगी। अरे तो कब्जा लिया ना हमने, तो बाय एक्विजिशन, तो कब्जाने के बाद भी तो सिटीजनशिप दी जाएगी। तो हमने कब्जाया, भारत की नागरिकता दे दी। अब बताओ ये बेचारे जो बाहर के विदेशी नागरिक थे, ये अब बोलेंगे हमारी नागरिकता तो चली गई, हम तो भारतीय नागरिक बन गए। उनकी ये है कि देखो एग्जाम्पल, आज की क्या डेट है? 31 मार्च। इंडिया ने 31 मार्च को अगर गोवा को कब्जाया पुर्तगाल से, पुर्तगालीज चले गए। अब जरूरी थोड़ी है पुर्तगालीज चले गए तो सभी पुर्तगालीज चले गए होंगे। उस समय में कुछ लोग, विदेशी लोग गोवा घूमने के लिए आए होंगे, जो घूम रहे होंगे बेचारे आराम से घूम रहे होंगे, ठीक है, बढ़िया अपना हॉलीडे काट रहे होंगे। भारत ने कब्जा लिया, अब वो भारत ने अपने मतलब अपनी टेरिटरी में गोवा को मिला लिया। तो ऐसे केस में वहां के लोग बोलेंगे अरे यार हमारी तो सिटीजनशिप चली गई। नहीं गई। भारत बोलेगा कि हम ना एक काम करते हैं, 5 मई की डेट लगाते हैं, ये डेट दे रहे हैं, आपके पास हो गया ऑलमोस्ट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 4 महीने, जो भी डेट देना चाहे वो डेट पीरियड देते हैं। उस डेट पीरियड में जो भी व्यक्ति भारत में रहना चाहता है वो रह ले, जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ के चला जाए। और जो विदेशी नागरिक जो भारत में घूमने आए थे वो इतने पीरियड में तो चले जाएंगे ना वापस, तो आप भी आप यहाँ से जा सकते। तो जितने लोग रह जाएंगे उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, किस आधार पर? एक्विजिशन के आधार कि भारत ने उसको कब्जा। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा इस डेट को, और उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा होगा जितने भी नागरिक भारत के गोवा में रह रहे हैं उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाती है। किस आधार पर? एक्विजिशन के आधार। आप पूछो क्या पूछो? मैं पूछ रही थी कि सारी कंडीशन तो है कि जिसमें नागरिकता मिल नहीं जाएगी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें नागरिकता मिलेगी ही नहीं? बता रहा हूँ, ये 3 कंडीशन, क्योंकि सारी में तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है किसी ना किसी से मिल। अब आते हैं लास्ट, वो है हमारा क्या? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन यानी प्राकृतिक आधार पर, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने नहीं है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्रदान करना चाह रहा है, पर भारत की नागरिकता चाह रहा है और भारत विदेश से भारत में आया है ऑफिशियली, इलीगली नहीं, ऑफिशियल, ठीक है, आपके रूट्स भारत से नहीं एसोसिएटेड है, आपके भारत में आके आपने मैरी भी नहीं किया, शादी भी नहीं की है, ठीक है, ना आपका कोई चाइल्ड भारत में है,
तो ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना आप भारत में पैदा हुए हो, ना बाय डिसेंट भी नहीं है, बाय बर्थ भी नहीं है, एक्वायर भारत ने एक्वायर भी नहीं किया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ऐसे केस में अगर फिर भी आप चाह रहे हो भारत की नागरिकता लेना तो उसके भी प्रावधान है। उसके प्रावधान क्या है? प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरलाइजेशन। सिंपल सा है कि आपको 12 ईयर भारत में रहना पड़ेगा, 12 साल तक भारत में रह रहे हो, ठीक है। इसको हमने थोड़ा बाइफिरिकेट किया, इसको किया 11 साल और 1 ईयर, और इसको बेटर लिखते हैं 12 मंथ। नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए प्रिंस को ले लेते हैं, प्रिंस है कहाँ का नागरिक? ये नागरिक है जर्मनी का, जर्मनी से आया है भारत, भारत आके यहाँ रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करते करते अब इसको भारत से प्यार हो गया, भारत का ही नागरिक बनना चाह रहा है, सोशल रिसर्च कर रहा है, लोगों का क्या वेलफेयर करना चाह रहा है। अब ऐसे केस में अब ये प्रिंस चाह रहा है कि मुझे क्या मिलना चाहिए? भारत की नागरिकता मिल जाए। तो ऐसे केसेस में प्रिंस को 12 साल भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रिंस अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके भी दो तरीके हैं। पहला कि 11 साल तो उसको 14 ईयर के जो टाइम फ्रेम है, 14 साल में से 11 साल उसको भारत में रहना ही पड़ेगा, मतलब भारत में रह रहा हो, यानी कि प्रिंस है, प्रिंस के जो घर वाले वगैरह थे या शादी वगैरह या किसी की है, तो बीच में 2 साल भारत में रहा, फिर 15 दिन के लिए जर्मनी चला गया, फिर उसके बाद फिर भारत आ गया, फिर हो सकता है वहां पे जाके किसी के ना कुछ फंक्शन हो गया तो अटेंड करने चला गया, या कोई मीटिंग है वहां चला गया, या हो सकता है वापस किसी दूसरे देश चला गया, कहीं और चला गया। तो ऐसे कुल मिला के 14 सालों में से 11 साल वो भारत में रहा हो। अब आप बोलोगे काउंट कौन करेगा? जब आप आओगे भारत तब वीजा दिया जाएगा, तो वीजाओं को कैलकुलेट किया जाता है कितने साल आप भारत में वीजा ऑफिशियली परमिट का तरीके से रहे। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जाओगे, उसके 12 महीने पहले से, यानी कि अगर आप 1 अप्रैल 2026 में जा रहे हो क्या करने के लिए? नेचुरलाइजेशन से प्रोसेस से सिटीजनशिप लेने के लिए, तो 31 मार्च से लेकर या फिर 1 अप्रैल 2025 से लेकर आपको भारत में रह रहे हो लगातार, बिना आपको एक भी दिन इधर उधर गए हुए, लगातार भारत में रह रहे पिछले 12 महीने से। ऐसे केस में बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये कौन सा प्रोसेस है? ये सारे विदेशी लोगों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा वाला? 2019 में। इसमें थोड़ा सा इसमें ही बदलाव किया, थोड़ा सा क्या बदलाव किया है? अगर आप हिंदू हो, अगर आप सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, और कौन है? क्रिश्चियन हो, अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आप तो कहां से आए हो भारत? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से एंड बांग्लादेश, इन 3 देशों से अगर आप भारत आए हो ऑफिशियल, और आप इन कैटेगरी से क्या कर रहे हो? बिलोंग कर रहे हो, और आप भारत की नागरिकता चाह रहे हो, तो बाय नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू कितने साल थे? 12 साल। अब इसको कम कर दिया है, 5 साल से आप भारत में रह रहे हो, एप्लीकेशन फाइल कर देना, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई फ्लॉ नहीं हुआ उस केस में। आपके डॉक्यूमेंट
सारे बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, तब अब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। आप पिछले 5 साल से भारत में रह रहे हो, इन 3 देश के इनमें से इन रिलीजन का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आके रह रहा है 5 साल से, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब इसमें मुस्लिम्स क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री और बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री। माइनॉरिटीज कौन है? ये सारे के सारे। तो हम वहां की जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो अत्याचार है हो रहे हैं उससे वो बच के भारत आए हैं। तो ऐसे केस में अगर वो वहां से अत्याचारों को छोड़कर भारत आए हैं, अपने बचाव के लिए भारत आए हैं, तो ऐसे केस में हमारा अधिकार है कि नहीं है उनको नागरिकता देने का? है। तो हमने क्या किया, उनको भी दे देंगे लेकिन 12 साल से कम कर देंगे 5 साल। समझ गए? तो ये तरीके थे नागरिकता मिले। ठीक है, अब आते हैं टर्मिनेशन पे कि आपकी नागरिकता मिलने के तरीके क्लियर है। 5 तरीके, 5 है, 5 तरीके। जाने के 3 तरीके हैं। पहला, बहुत होशियार बन रहे थे आप, आपने कहा नहीं मेरे को भारत की नागरिकता चाहिए ही नहीं, मैं बाय बर्थ भारत की नागरिकता मिली है, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ठुकरा नहीं रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ठुकरा रहा हूँ। दोनों वर्ड्स को मिक्स कर दिया। ठीक है, मैं इसको ठुकरा रहा हूँ, मुझे चाहिए, अब मुझे क्या बनना है, मुझे अब बनना है यूएस का नागरिक। ठीक है, मैं कैपिटलिस्ट इंसान हूँ, इंडिया में रहूंगा तो मैं कुछ बदलाव नहीं कर पाऊंगा, बाहर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आपने क्या किया, यहाँ की नागरिकता त्याग दी, आपको मिल गई अब कहाँ की, दूसरे देश की नागरिकता। यानी आप अपनी मर्जी से क्या कर दो, रिनाउंस कर दो, यानी यहाँ की नागरिकता त्याग दो अपनी मर्जी से। ऐसे केस में नागरिकता जाएगी। दूसरे केस में सरकार को नहीं बता रहे हो कि मैं नागरिकता त्याग रहा हूं, लेकिन चोरी छुपे दूसरे देश की नागरिकता भी आपने अप्लाई करके ले ली है और सरकार को पता चल जाएगा, तो ऐसे केस में आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जिस डेट में आपने भारत दूसरे किसी देश की नागरिकता एक्वायर की थी, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। सर वो इंडिया में रह के बाहर भी ले सकता है ना। मान लो आप घूमने गए दुबई, वहां पे गए, भाव पसंद आ गया, बढ़िया तो मैं यही रहूंगा। ठीक है, दुबई रहेंगे, दुबई में आके आपने वहां की नागरिकता क्या ले ली, अप्लाई कर दिया, भारत में आके बढ़िया आराम से यहाँ पे अपने खेतों में बढ़िया रह रहे हैं। ठीक है, गाँव में बेहतरीन रह रहे हैं, आपके पास एकदम से मेल आता है, कांग्रेचुलेशन यू हैव ग्रांटेड द सिटीजनशिप ऑफ द दुबई, यूएई। ठीक है, तो आप बोलोगे अरे वाह मेरे पास सिटीजनशिप यूएई की आ गई और साथ में भारत की तो है ही है, मजे करेंगे। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट बाहर आ जाएगा, किसी भी स्थिति में अगर ये डॉक्यूमेंट बाहर आया, तो जिस दिन आपको ये मैसेज आया था कि आपको यूएई की सिटीजनशिप दी जाती है, उस दिन क्या होगा, आपकी सेम डे भारत की नागरिकता चली भी गई होगी। तो अब आप बोलो मेरे को वोटिंग का अधिकार है, मेरे को वो अधिकार है, मेरे को ये अधिकार है, सब खत्म। ठीक है, आप खुश हो रहे हो कि अरे मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ यूपीएससी के, लेकिन पता चला कि आपने यूएई की नागरिकता लेके घूम रहे हो। बाद में जब पता चलेगा डॉक्यूमेंटेशन में कि आपने यहाँ पे क्या किया है, घपला किया है, फ्रॉडरी की है, तो ऐसे केस में सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर सकती है और वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिप्राइव। ठीक है, बता के भी नहीं कर सकते। ठीक है, उस प्रोसेस नागरिकता एक्वायर करने के प्रोसेस में, सुन लो डिप्राइव क्या होता है, नागरिकता एक्वायर कर रहे हो यानी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो। मान लीजिए आप 8 साल से भारत में रह रहे हो, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट बना लिए, पैसे वैसे देके करप्शन के थ्रू आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया कि मैं तो 12 साल से रह रहा हूँ भारत में, और बाद में जाके सरकार को पता चलता है ये व्यक्ति तो 8 साल से ही रह रहे हैं, तो यानी कि आपने नागरिकता एक्वायर करने में क्या किया है, फ्रॉडरी की है, घपला किया है। तो ऐसे केस में सरकार आपको भारत की नागरिकता देने के बाद भी डिप्राइव कर सकती है, यानी कि छीन सकती है। तो 3 तरीके थे भारत की नागरिकता जाने के, 5 तरीके थे मिलने। ये प्रोसेस हो गया यहाँ पे हमारा खत्म सिटीजनशिप का। अब आते हैं 3 लोगों को और पकड़ लेते हैं। किसको जाना है, फिर क्या आपको आगे बाहर भटक देंगे। आप सिटीजन नहीं हो ना, तो आपको जेल में डाल सकते हैं। दूसरे देश का व्यक्ति था, हमारे देश में जासूसी कर रहा था, हमजा अली खान बना देंगे, हमजा अली मंदारी। ठीक है, अब आते हैं 3 कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, कौन सी जैसे कि कंट्री, बाहर से आए फिर इंडिया की ले ली, फिर इंडिया की छोड़ दी, फिर दूसरी कंट्री के लिए, हाँ ऐसा हो सकता है। छोड़ के तो ले सकते हो,
ले सकते छोड़ के ले सकते हो। हैं। ये तो है। अक्षय कुमार भारत की थी, हाँ कनाडा की ले ली, तब भारत की चली गई, हाँ अब वापस से उसने इंडिया की अप्लाई की तो इंडिया की मिल गई, कनाडा की छोड़ दी। तो ऐसे तो कितनी बार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होगा ना पूरा process। डॉक्यूमेंटेशन लंबा हो जाता है। ठीक है, फालतू में ऑफिसर्स पे है ना बर्डन हो जाता है, वो कहेंगे कि सर फिर आपने छोड़ी क्यों थी जब आपको वापस आना था। ठीक है, अब पकड़ते हैं, इसका नाम सुना होगा एनआरआई का, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में रह नहीं रहे ऐसे व्यक्ति। मान लीजिए अभय का ही ले लेते हैं। इसके बाद अभय बहुत अच्छा इंजीनियर बना लेते हैं, बहुत अच्छा इंजीनियर था। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सिलिकॉन वैली में गूगल में पोस्टेड है, चला गया बेहतरीन। इसका कितने का पैकेज लगाना है? 10 करोड़ का। ठीक है, 10 करोड़ महीना मिल रहा है इसको। ठीक है, ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको 10 करोड़ रुपए महीना मिल रहा है। सपोज कर रहे हैं, सपोज में तो कुछ भी कर सकते है ना, सपोज में 100 करोड़ कर सकता है क्या है। ठीक है, इसको 10 करोड़ रुपए महीने का मिल रहा है। ये शिफ्ट हो गए कहाँ? सिलिकॉन वैली। पर इसके पास अभी भी सिटीजनशिप कहाँ की है? भारत की। इससे सिटीजनशिप थोड़ी ना जाती है, ये विद परमिशन यूएस से वीजा लेकर गया है, नौकरी का वीजा लेकर गया है और वहां नौकरी कर रहा है। H1B वीजा बोलते हैं, वो मिला है इसको और वहां पे वो नौकरी कर रहा है। जब तक वीजा की परमिशन होगी तब तक उसको वहां नौकरी करने का परमिशन है। जैसे ही परमिशन इसकी खत्म, ये वीजा और बढ़ा लेगा, डेट बढ़ा लेगा और वो बढ़ जाएंगे। अगर नहीं बढ़ाता तो यूएस वाले पकड़ के लेके आएंगे और वापस इंडिया डिपोर्ट कर। ठीक है, ये है, जेल में डाल के फिर वापस डिपोर्ट करेंगे, जहाँ के हो वापस। कंपनी वाले बढ़ा देंगे ना वीजा तो अपने आप। हाँ तो पैसा लगता है, अभी बढ़ा दिया ना, 10 लाख रुपए कर दिए, कितना कर दिया और ज्यादा ही कर दिया, 70-80 लाख रुपए कर दिए। तो देनी पड़ेगी कंपनी को। ये खुद को देने को 70-80 70-80 लाख कर दिए, 10 लाख से बढ़ा दिए। वो दुबई में रहते हैं, जब वो जॉब कर रहे हैं दुबई में होती है, तो मतलब उन्होंने अपना वीजा बनवाया होगा। हाँ, खुद बढ़ाना। कुछ कंपनियां बढ़ाती हैं, कुछ खुद बढ़ाना पड़ता है। एक्चुअली में क्या है कि अगर बड़ी कंपनी है तो कंपनी बढ़ा देती है, हाँ, लेकिन कंपनी बड़ी कंपनी है तो कंपनी बढ़ा देती है। लेकिन कंपनी अगर जैसे अभी यूएस में प्राइस अब बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास हो गया है, तो कौन देगा? अपनी जेब से। कंपनी खुद बोलेगी बहुत बड़ा डेंट हो रहा है, करती कंपनी है, लेकिन कंपनी कहेगी बहुत बड़ा डेंट है, तो कंपनी क्या कहेगी? आपकी सैलरी से थोड़ा सा 10%, 20%, 30% यही काटेगी, ऐसा है, तो बढ़ाती कंपनी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि भारत में रेजिडेंट रह नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है? भारतीय है, इसलिए क्या नाम है? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एनआरआई भारत के सिटीजन है, जो सिटीजनशिप के अधिकार भारत के सिटीजन को प्रोवाइडेड है, वो सभी अधिकार इनको प्रोवाइडेड है। वोट देने का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। ठीक है, इनके पास एक एक्स्ट्रा है, वो टैक्सेशन वाले, जो फॉरेन एक्सचेंज वाले जो राइट्स है थोड़े एक्स्ट्रा हो गए। भाई बताओ, एनआरआई कब बोला जाएगा? मान लीजिए कि ये घूमने गए 2 महीने, 120 दिन घूम के आए, वापस इंडिया आ गए, फिर ये वापस कहीं और चले गए, फिर वापस इंडिया आ गए, तो ऐसे केस में ये बोले अरे मैं तो एनआरआई हूँ, गांव में इन्होंने ढिंडोरा फैला दिया, अरे मैं कौन हूँ? एनआरआई हूँ। नहीं, आपको बोला गया है 182 डेज इन अ ईयर, साल में 182 दिन से ज्यादा अगर आप भारत से बाहर रहे हो, ऐसे केस में ही आपको एनआरआई कंसिडर किया जाए। ठीक है, लेकिन आप 180वें दिन भारत वापस आ गए और फिर वो खुद को बोलते हुए घूम रहे हो, ठीक है, कि क्या नाम है? अभय ब्रैकेट में एनआरआई रिटर्न। ठीक है, या इंडिया रिटर्न एनआरआई। ठीक है, ऐसे कुछ ब्रैकेट में बहुत लोग लगाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। कुछ एक व्यक्ति था, वो तहसीलदार का एग्जाम मेरे बहुत था, उसको तहसीलदार बनना भाई, उसने अपना नाम ही चेंज कर लिया, उसने अपना नाम ही तहसीलदार कर लिया। कुछ लोगों के नाम कलेक्टर भी होते हैं। ठीक है, तो रीजन यही है। ठीक है, अब इसमें आते हैं होते हैं अब इसमें आते हैं 2 व्यक्ति और, इनको सभी उनको सभी एनआरआई को सभी अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइडेड है। सारे के सारे सिटीजनशिप वाले सब अधिकार हैं उनके पास, वोट देने का अधिकार, गवर्नमेंट सर्विस का अधिकार, सारे अधिकार। ठीक है, अब आ जाते हैं पीएनओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे लोग जो भारत में पैदा हुए हैं पर भारत में नहीं रह रहे हैं, उन्होंने भारत की सिटीजनशिप त्याग दी, भारत बाहर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप इन्होंने एक्वायर कर ली। ऐसे लोगों को दिया जाएगा क्या? ऐसे लोगों को भी दी जाएगी। ऐसे लोगों के लिए हमने बनाया अलग से क्या? पीआईओ कार्ड्स।
1998 और 99 के अंदर हमने एक नई स्कीम लेकर आए पीआईओ कार्ड्स की, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। इसमें क्या बोला कि हाँ, बाहर का कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन उसके पिताजी या उसके दादाजी भारत के सिटीजन थे, इस आधार पर आपको, भारत क्यों चाह रहा है बाहर के लोगों को इंडिया लाना, क्योंकि बाहर पैसा है, अमीर है, तो जब ये भारत आएंगे तो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, अपने साथ पैसा लेके आएंगे, फाइनेंसेस लेके आएंगे, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने एक अलग से स्कीम लेकर आए पीआईओ कार्ड। हमने बोला अच्छा आपके दादाजी, आपके पिताजी या फोर फादर्स आपके कहाँ थे, भारत के ही थे, तो आप एक काम कीजिए, आप आइए ना भारत, हम आपको अलग से कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइकवाइज कि आपको वीजा फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आप आइए, वीजा है, वीजा की अक्सर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रैवल कर लीजिए आराम से। और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आपका प्रोसेस जो रहेगा नॉर्मली कोई मतलब अदर जो लोग हैं इंडियन सिटीजनशिप, कुछ आपको मतलब कहीं प्रॉपर्टी में खरीदने का अधिकार मिले, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो इंडिया में आसानी से, हम उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने पीआईओ कार्ड की स्कीम स्टार्ट की। लेकिन इसमें एक प्रावधान था कि जैसे ही आपको 180 डेज हो जाएंगे, यानी 6 महीने जैसे ही हो गए, तो आपको नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है, नियर बाय जो इंडियन ऑफिसर्स है, वहां जाके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अभी भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां से अगर परमिशन मिलेगी तो ही आपका ये जो पीआईओ कार्ड है वो आपका एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं है परमिशन तो वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको लोकल एरिया से, लोकल ऑफिसर से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेने पड़ेगी, यानी वहां जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। किस लिए है ये रिपोर्टिंग? क्या पता आप इंडिया में बिजनेस करने आए और यहाँ पे आप क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो गए, तो उसको कौन अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएगा? जो लोकल का पुलिस स्टेशन होगा वही तो कर पाएगा, तो वहां से आपकी परमिशन लगेगी। और भी ऐसे 2-3 बाउंडेशन थी, तो ये थोड़ा ज्यादा, इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। तो सरकार ने 2003 में 2004-5 में 5 में स्टार्ट की क्या? ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सेम है, इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो भारत में रह रहा हो लेकिन रह कहां है, ओवरसीज ही तो रह रहा है, बाहर रह रहा है, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया है। वैसे ही उसका नाम चेंज कर दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है उसको भी क्या दिया जाएगा? अलग से भारत में अलग से कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ओसीआई कार्ड बोलते हैं उसको। अगर आप भारत, आपका कोई भारत में, जैसे दादाजी परदादाजी फोर फादर्स अगर भारत में पैदा हुए हो और आपको भारत में हमको लेकर आना, भारत में आके रह रहे हो, तो आप ओसीआई कार्ड का यूज करके भारत आ सकते हो। वीजा ऐसा चाहकर वीजा फ्री एक तरीके से बोल लो, ठीक है, या फिर वीजा अगर लगेगा भी तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कि आपको है ना, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जो पीआईओ कार्ड्स में जो नुकसान था, 180 दिन में परमिशन लेनी है, वो इसमें खत्म कर दिया। डिफरेंस इसमें यही है कि पीआईओ कार्ड्स में क्या था कि 180 दिन में आपको पूछना पड़ेगा कि हम भारत में रह रहे हैं, क्या हमारी, मतलब लोकल ऑफिसर से पूछना पड़ेगा कि सही है कि रहे कि नहीं रहे, उसका एक वेरिफिकेशन लगेगा, वेरिफिकेशन नॉट परमिशन। ये वेरिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओगे ओसीआई, अब आप मेरे को बताओ, आप विदेशी हो तो आप ओसीआई कार्ड लेना में प्रेफर करोगे कि आप पीआईओ कार्ड लेना प्रेफर करोगे? ओसीआई कार्ड लेना। तो ये दोनों स्कीम 2005 के बियॉन्ड साथ में चलती रही और सरकार को लगा कि ये दोनों तो सेम है, तो सरकार ने 2015 में दोनों को क्या कर दिया? पीआईओ प्लस ओसीआई दोनों को क्या कर दिया? मर्ज करके अब सिंगल ओसीआई कार्ड की स्कीम चलती है 2015 के आगे। पीआईओ मर्ज कर दिया ना इसमें अलग से, तो फिर आप इसमें आ जाओगे ना, इस वाली केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा